हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि श्री अकेडमी से आशीष। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड मास अवेयरनेस प्रोग्राम। मास अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है कि लोगों को अवेयर करे कि भाई इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। ये पेपर 3 यूनिट 9 का सिलेबस है। थोड़ा सा आउट ऑफ द बोट है, बहुत ज़्यादा इसमें मैटर मिलता नहीं है कहीं से। तो आज हम लोग इसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि भाई गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है इन्वायरमेंटल एजुकेशन को फैलाने में और लोगों को अवेयर करने में। तो इसको हम लोग 4 हेड्स में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखेंगे, मीडिया का रोल क्या होगा इन्वायरमेंटल एजुकेशन में, क्या मीडिया का भी रोल है। फिर बहुत सारे NGOs हैं जो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और चौथा है गवर्नमेंट अवार्ड्स, यानी कि रिकॉग्निशन, कि भाई आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ कर भी रही है कि नहीं। तो ये 4 हेड्स में हम लोग मूलतः देखेंगे इस पूरे टॉपिक को। इंट्रोडक्शन। Environmental degradation is a global problem, and to handle a problem of such scale, a handful of officials and professionals are just not enough. But a cooperative, strong involvement of stakeholders at all levels are required. ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम इतनी जटिल है, इतनी बड़ी है। चाहे वो वाटर पोल्यूशन देखें, चाहे लैंड डिग्रेडेशन देखें, डिफॉरेस्टेशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, तो इस प्रॉब्लम को सिर्फ चंद ऑफिशियल या प्रोफेशनल्स हैंडल नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम तब हैंडल हो सकती है जब हम इसको एज अ कोऑपरेटिव अप्रोच लें। फॉर एग्जांपल, जब हर सिटीज़न अपना ये राइट समझे कि भाई हमें इन्वायरमेंट को बचाना है। वी एज सिटीजन नीड टू अंडरस्टैंड अवर इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट बिकॉज सच नॉलेज इज द एसेंशियल फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डिवाइजिंग सोल्यूशन टू अवर मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंटल डायलेमा। अब ये इन्वायरमेंटल डायलेमा क्या है कि भाई हम लोग डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ें या इन्वायरमेंट बचाएं, क्योंकि डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो इन्वायरमेंट डिग्रेड होता जाएगा। तो सबसे पहले एक सिटीज़न के तौर पर, एक जागरूक नागरिक के तौर पर, हमें हमारा इंटरेक्शन देखना पड़ेगा कि हम इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या वो इंटरेक्शन सही है, सस्टेनेबल है क्या, ये देखने के लिए हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन की ज़रूरत है। तो रियलाइजिंग दिस केम इन टू बींग इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ये तभी संभव है जब हम इन्वायरमेंट के प्रति जो भी हमारे दायित्व हैं, जो भी कर्तव्य हैं, उनके प्रति हम अवेयर हों और इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमारे पास हो। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी सिलेबस में है। आपके सिलेबस में है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं आर्टिकल 48 के बारे में। द 42nd amendment to constitution has included article 48A in directive principle of state policy having direct bearing on environment। ये जो आर्टिकल 48 है वो ये कहता है कि भाई स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला पार्ट है, with the heading fundamental duties clause G thereof requires every citizen to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creature। ये फंडामेंटल ड्यूटी इम्पोज करता है हम जैसे सिटीजन्स के ऊपर कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और बाकी सारी चीज़ें जैसे फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, इनको प्रोटेक्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा आर्टिकल 51A कहता है। और भी कई सारे आर्टिकल हैं, इन्होंने एक्सप्लिसिटली इन्वायरमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट किया है। मतलब इसके कैनोटेशन है कि इन्वायरमेंट को कैसे सेव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 एम्फेसाइजेज दैट एवरी सिटीजन कैन क्लेम डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, ये आर्टिकल 21 कहता है, दो इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द वर्ड इन्वायरमेंट, but courts have given a wider interpretation to the term life by including it in the right to congenial environment for human existence। भाई आर्टिकल जैसा कि बताया कि आर्टिकल 21 जो है कहीं पे भी इन्वायरमेंट टर्म यूज़ नहीं हुआ है, बट जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केसेस दर केसेस में जिस तरह से इसको इंटरप्रेट किया है कि राइट टू डिग्निफाइड लाइफ में एक स्वच्छ इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी अगर इन्वायरमेंट ही दूषित है, स्वच्छ नहीं है तो। ठीक है, एक फेमस केस था मधु किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि देयर आर टू कन्फ्लिक्टिंग येट कॉम्प्लीमेंट्री
aspects involved. These are right to development and right to clean and healthy environment. Both had been declared an integral part of right to life under Article 21. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू डेवलपमेंट और राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट ये दोनों जीवन के लिए ज़रूरी है। तो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा सामंजस्य होना चाहिए कि एक दूसरे को प्रभावित ना करें। अब आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस एंड दिस पर्टिकुलर राइट कैरीज सर्टेन रीजनेबल लिमिटेशन। मतलब ये एक आर्टिकल ऐसा कहता है कि आपको किसी भी तरीके का ट्रेड या प्रोफेशन करने की आपको स्वतंत्रता है। लेकिन 1988 में क्या हुआ कि इन अभिलाष टेक्सटाइल वर्सेस राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, गुजरात हाई कोर्ट हेल्ड दैट though a person has a right to carry on any business of his choice, but there is no right to carry on any business inherently dangerous to society, because the interests of society are to be balanced with the interests of citizen to carry on business. कोई भी बिजनेस या ट्रेड करने की स्वतंत्रता तो है, बट ऐसा कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए जो सोसाइटी को हार्म करे। और सोसाइटी क्या है? ये सोशल इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होता है। इन्वायरमेंट का मतलब वो सारी चीज़ें जिससे हम घिरे हुए हैं, जो भी हमारी सराउंडिंग है, जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी इज़ सोशल इन्वायरमेंट, या आप इसको मैन मेड इन्वायरमेंट कह सकते हैं। और ये हवा, पानी, लैंड, ये नेचुरल इन्वायरमेंट आ गया। तो ये आर्टिकल भी एक इन्वायरमेंटल कैनोटेशन बियर करता है। फिर चलते हैं आर्टिकल 26 की तरफ, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये आर्टिकल हमें रिलीजियस फ्रीडम देता है कि हम अपना रिलीजन किसी भी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, कोई से भी राइट्स एंड रिचुअल्स जो भी रिलीजन में आते हैं वो सब कर सकते हैं। बट आर्टिकल 26 के अगेंस्ट बहुत सारे डिसीजन हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो मैनी SC डिसीजन ऑन आर्टिकल 26 बियर्स इन्वायरमेंटल कैनोटेशंस। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नो रिलीजन प्रिस्क्राइब्स दैट द प्रेयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड थ्रू एम्पलीफायर or beating of drums. Freedom to administer religious affairs are subject to public order, goodness and well-being of masses. मतलब आपका जो रिलीजियस अफेयर है वो लोगों को हार्म नहीं करना चाहिए भाई। मतलब योर रिलीजियस अफेयर्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। तो पब्लिक ऑर्डर किसी तरीके से अगर उसका हनन होता है तो इस तरह का रिलीजियस अफेयर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दैट नो रिलीजन प्रिस्क्राइब्स दैट प्रेयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म थ्रू एम्पलीफायर। क्यों? क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक और है, जैसे फॉर एग्जांपल गणेश चतुर्थी के टाइम जब गणेश जी को विसर्जन किया जाता है तो कई बार हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई इको फ्रेंडली गणेश जी को आप विसर्जित कीजिए, क्योंकि उससे वाटर पॉल्यूशन होता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक इन्वायरमेंटल कंसिड्रेशन बहुत सारे जजमेंट में दिया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑन इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन 1984। ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से, नॉट द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ये एक नॉन फॉर्मल स्कीम है इन्वायरमेंट एजुकेशन की, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ किस प्रकार होना चाहिए। और इसका मेन एम ये है कि वो स्किल क्रिएट करना ताकि आप इन्वायरमेंट को आगे जाके प्रोटेक्ट कर सको। ठीक है, तो इट इज़ अ नॉन फॉर्मल स्कीम ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। इट वॉज लॉन्च टू इन्हेंस द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड इन्वायरमेंट, कि भाई ह्यूमन बीइंग और एनवायरमेंट एक दूसरे को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंडेंट है, एंड टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। CEE in collaboration with Commonwealth of Learning Canada in 2005 launched Green Teacher, a distance education course in environment education for practicing teachers. अब बाद में क्या हुआ कि 2005 में ये जो नॉन फॉर्मल स्कीम थी अब ये फॉर्मलाइज हुई, जहाँ पे जो इन्वायरमेंट के जो टीचर हैं, ठीक है, वो इस कोर्स मतलब एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर सकते हैं इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने के लिए। और ये कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग कनाडा, ये भी एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ CEE ने कोलैबोरेट कर लिया। फिर आता है नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन
ये कैंपेन लॉन्च हुई थी मिड 1986 में। इसका भी वही ऑब्जेक्टिव था, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एट नेशनल लेवल। इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता फैलाना इसका मेन एम था। अच्छा देखिए, इन्वायरमेंट में अवेयरनेस फैलाने की सबसे सही एज ये है कि अगर बचपन से बच्चों के दिमाग में डाला जाए कि भाई इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है, ताकि आगे जाकर वो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। तो ये चीज़ें ख्याल में रखकर एको क्लब्स शुरू किए गए। ये भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। एको क्लब्स अनदर इनोवेटिव स्टेप टेकन टारगेटिंग स्कूल चिल्ड्रन is to form eco clubs with the main objective to educate children about their immediate environment। चिल्ड्रन को स्कूल लेवल से ही बच्चों को ये एजुकेट करना कि भाई आपका इन्वायरमेंट क्या है, कितना ज़रूरी है, कैसा इंटरेक्शन है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, नेशनल ग्रीन कॉर्प्स। ये नेशनल ग्रीन कॉर्प्स का ये उद्देश्य है कि किसी टीचर के गाइडेंस में बच्चों की वो पूरी फ़ौज तैयार किया जाए, वो पूरी कॉर्प तैयार किया जाए जो इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हो, रेस्पॉन्सिबल हो। तो नेशनल ग्रीन कॉर्प्स का मेन उद्देश्य ये है कि भाई टीचर को ट्रेन किया जाए ताकि वो बच्चों को ट्रेन कर सकें, कुछ रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, नेशनल ग्रीन कॉर्प्स थ्रू एको क्लब्स वॉज लॉन्च ड्यूरिंग 2001-2002 covering around 1,20,000 schools with training of master trainer, teacher training and distribution of resource material। Okay, this program aims at building cadres of young children working towards environmental conservation and sustainable development। ये हमने बात कर ली है कि भाई एक स्टूडेंट की एक फ़ौज खड़ी की जाए जिनको बताया जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, आप इन्वायरमेंट के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, रिसाइकलिंग के क्या महत्व है, एक सस्टेनेबल लैंड यूज़ क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, ताकि बच्चों को ये चीज़ें बचपन से पता रहे। एकदम से कोई इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर नहीं बनेगा। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑन 26 मार्च 2003 ordered the compulsory implementation of environmental education at all levels of school and colleges from 2004 to 2005 onwards। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक गाइडलाइंस दी, इस चीज़ को मैंडेट किया कि स्कूल्स में चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, इन्वायरमेंट एजुकेशन को पढ़ाया जाए एक सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट एंड एवरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन वे आर डायरेक्टेड टू एंश्योर इफ़ इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन अ ग्रेडेड मैनर इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कुछ चैप्टर्स जो हैं इन्वायरमेंट के होने चाहिए धीरे धीरे, मतलब क्लास 1 में, क्लास 2 में, 5, 7, 8, 9, 10, धीरे धीरे ग्रेडेड मैनर में बच्चों को इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक किया जाए सिलेबस के माध्यम से। अब ये स्कूल एजुकेशन तो हो गया, अब हायर एजुकेशन का क्या? तो फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव टू द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इंडियाज अपेक्स ग्रांट गिविंग एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी फॉर ऑल हायर education organization in India, an expert committee was formed to frame a core module syllabus for environmental studies for undergraduate courses in all branches of higher education। जो भी हायर एजुकेशन है, जो भी आप स्कूलिंग के बाद जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, फॉर एग्जांपल बीए हो गया, बीएससी हो गया, उसमें इन्वायरमेंट का मॉड्यूल डालना कंपलसरी हो गया कि भाई पूरे जो करिकुलम में इन्वायरमेंट के कुछ सेमेस्टर होंगे जिसमें इन्वायरमेंट के कुछ चैप्टर्स होंगे या इन्वायरमेंट का एक पूरा सब्जेक्ट होगा। तो मतलब इन्वायरमेंट का एडिशन कंपलसरी हो गया। अगर आपने इंजीनियरिंग भी पढ़ी है तो उसमें भी इन्वायरमेंट साइंस करके एक सब्जेक्ट आता है पूरा, किसी तो सेम में होता है, 3rd सेम में या 5th सेम में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये हायर एजुकेशन का देख लिया आपने। फिर उसके बाद अगर लोअर एजुकेशन की हम लोग बात करें, स्कूल्स की बात करें, तो कोई भी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, इन्वायरमेंट एज अ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, वो भी ग्रेडेड मैनर में कि 7th क्लास में ये, 8th क्लास में इतना, 9th क्लास में कुछ और। ऑलराइट, चलते हैं रोल ऑफ एनजीओ की तरफ कि भाई एनजीओ के क्या रोल हैं इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फैलाने में। तो ये एनजीओ बेसिकली करते हैं क्या है, अगर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एनजीओ हैं, या तो ये कोई ना कोई पब्लिकेशन निकालते हैं, ठीक है, या तो ये सेमिनार करते हैं, आजकल तो वेबिनार का भी चलन है, या तो ये नुक्कड़ नाटक करते हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से अवेयरनेस फैले। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एनजीओ है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी।
one of the largest NGO established in September 1883 at Mumbai with the motto to conserve nature, involves in dissemination of knowledge of flora and fauna by means of lecture, field trips, expedition and publication. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी काफ़ी पुराना NGO है, 1883 में बना था, याद रखिएगा। मुंबई में मेन काम वही है, नेचर को कंजर्व करना। जैसा कि मैंने बताया कि या तो ये लेक्चर देते हैं, जगह जगह फील्ड ट्रिप करते हैं, इनके पब्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, और इस तरह से ये एक अवेयरनेस फैलाते हैं। फिर है गांधी पीस फाउंडेशन। इन्वायरमेंट सेल एट दिल्ली वॉज सेटअप मेनली टू प्रमोट द इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। जो रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं उनको वो कैसे इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ को एम्ब्रेस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल पंचायत लेवल की हम लोग बात करें तो भाई पंचायत लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो इन्वायरमेंट के प्रति फ़ायदेमंद रहेंगी, तो ये काम है गांधी पीस फाउंडेशन का। फिर है इन्वायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये चंडीगढ़ में है, ये भी वही काम करती है। इनिशिएट्स इनोवेटिव प्रोजेक्ट एंड अवेयरनेस ड्राइव्स टू क्रिएट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। भाई देखिए, अगर क्वेश्चन आता है सीधे सीधे, या तो ये पूरा 200 वर्ड्स वाला क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आप छोटी छोटी हेडिंग की गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, NGO का ये रोल है, 3-4 NGO के नाम लिख दिए और एक फंक्शन लिख दिया कि भाई ये NGO चंडीगढ़ बेस्ड है या ये NGO दिल्ली बेस्ड है, मुंबई बेस्ड है और इसके ये काम है। NGO का काम मोर और लेस एक ही रहेगा, ठीक है, वही चीज़ें होंगी। नुक्कड़ नाटक करेंगे, पब्लिकेशन छापेंगे, सेमिनार करेंगे, लेक्चर्स देंगे, भाषण देंगे, अलग अलग फील्ड ट्रिप्स मारेंगे, ठीक है। NGO का मोर और लेस काम तो सेम ही रहेगा ना, आपको अलग अलग नाम याद रखने बस। आगे चलते हैं इंडियन इन्वायरमेंटल सोसाइटी पर। तो ये दिल्ली बेस्ड NGO है, हैज़ बीन प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया सिंस 1972। It is active in environmental education, information dissemination, solid waste management, eco-technology and biodiversity conservation and heritage conservation. बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, क्या होनी चाहिए, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे ये लोगों को अवेयर करता है। अब है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, WWF। ये मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा NGO है, वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है। लेकिन इसका जो इंडिया की ब्रांच है, इट इज़ बेस्ड एट न्यू दिल्ली। थ्रू इट्स इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम एम्स एट स्ट्रेंथनिंग इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन नेचर कंजर्वेशन। वर्ल्ड वाइड फंड का काम ये है कि जो संस्थाएं इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं, उन संस्थाओं को कैसे मजबूत करना है, ठीक है। And environmental protection through widespread education and awareness. It organizes nature camps and promotes nature clubs and thus spreads awareness, ठीक है। तो वो संस्थानों को मजबूत करती है जो इन्वायरमेंट के प्रति काम कर रहे हैं, ठीक है। साथ में अगर इंडिविजुअलिटी पे हम लोग देखें कि भाई इंडिविजुअल अवेयरनेस कैसे फैलाई जा रही है, तो इनके कैंप्स होते हैं, इनके नेचर क्लब होते हैं और इस तरह से ये अवेयरनेस फैलाते हैं। अब एक है अपना एकलव्य NGO, ये मध्य प्रदेश बेस्ड है, भोपाल बेस्ड है। एकलव्य इन मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइजेज इन्वायरमेंट कैंप्स एंड प्रिपेयर वर्क बुक्स ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है। इट इज़ रन बाय 2 वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, किशोर भारती एंड फ्रेंड्स रूरल सेंटर। दोनों के नाम याद रखने हैं, किशोर भारती, फ्रेंड्स रूरल सेंटर, ये दोनों NGO हैं। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। अब अवेयरनेस फैलाने में मीडिया का क्या रोल है, तो मास मीडिया हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग कैपेबल ऑफ रीचिंग अ लार्ज ऑडियंस इन अ लिमिटेड टाइम एंड आर मच मोर इफेक्टिव इन एजुकेटिंग द मासेस। तो भाई जो चीज़ मीडिया कर सकता है वो तो कोई और कर नहीं सकता। मीडिया जो है एक साथ बहुत लोगों तक पहुंच सकता है, बहुत लोगों को एड्रेस कर सकता है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे डिस्कवरी चैनल है, या BBC में एक आता था अर्थ फाइल, इसके वीडियोस आज भी यूट्यूब में पड़े हुए, हैव प्रूव्ड टू बी वेरी इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो किताबों से नहीं समझ में आती, जो पत्रिकाओं से नहीं समझ में आती, जो सेमिनार काफ़ी बोरिंग हो जाते हैं उनसे नहीं समझ में आती, वो चीज़ें डिस्कवरी चैनल हमें समझा सकता है। उसके अलावा सुलाल कप्पुम, अ डेली प्रोग्राम एयर्ड एट 7:40 AM
at Tiruchirappalli radio station keeps the listeners up to the date of environmental issues. ठीक है, ये तिरुचिरापल्ली बेस्ड एक प्रोग्राम है, ऑल इंडिया रेडियो पे आता था, सुराल कप्पुम। जैसे दूरदर्शन में कृषि से रिलेटेड प्रोग्राम आते हैं ना, कि एग्रीकल्चर को हम लोग कैसे बेहतर बनाएं, उसी तरह ये ऑल इंडिया रेडियो का है, तिरुचिरापल्ली बेस्ड है, केरला बेस्ड है। तो ये भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करता था, लोगों को जागरूक करता था। अब चौथा है अवार्ड्स। अवार्ड्स क्यों ज़रूरी हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई काम किया है तो सरकार आपको रिकॉग्नाइज़ करे, ताकि आप और प्रेरित हो इस तरह का काम करने में, दूसरे लोग भी आपको देखें तो प्रेरित हो। तो अवार्ड्स ये काम करते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए प्रेरक होते हैं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो है उन लोगों को रिकॉग्नाइज़ कर रही है जो इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो कुछ अवार्ड्स हैं, जल्दी से देख लेना है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इट इज़ अवॉर्डेड ईच ईयर टू इंडियन नेशनल or any Indian organization for significant contribution in the field of environment, which are recognized as having a measurable impact on protection or overall improvement of the environment. किसी इंसान को मिल सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है जिसने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की फील्ड में कुछ काम किया हो। पीताम्बर पंत नेशनल इन्वायरमेंट फेलोशिप अवार्ड, ये अवार्ड किस लिए? टू एनकरेज एंड रिकॉग्नाइज इन एनी ब्रांच ऑफ रिसर्च रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल साइंस। अगर किसी प्रकार की आपने रिसर्च की है इन्वायरमेंटल साइंस में तो ये आपको फेलोशिप देता है। ठीक है, और इस तरह से और स्कॉलरशिप भी देता है, और उस हिसाब से रिसर्च को थोड़ा फैसिलिटेट करता है। अगर आपने किसी इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड किसी चीज़ में आपने कुछ रिसर्च की है तो। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड, it is given to individual and institution who have done pioneering and exemplary work in the field of afforestation and wasteland development. नाम से समझ में आ रहा है, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड उन लोगों को मिलता है जिन्होंने एफॉरेस्टेशन या वेस्ट लैंड डेवलपमेंट के लिए कुछ काम किया हो, पेड़ लगाए हो, कोई वेस्ट लैंड हो उसको डेवलप किया हो। ठीक है, मतलब लैंड डिग्रेडेशन के अगेंस्ट कोई काम किया हो और डिफॉरेस्टेशन के विपरीत कुछ काम किया हो, तो ये पुरस्कार मिलते हैं। फिर एक बहुत ही फेमस है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। ये अगर आप वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट आपने किया है तो आपको ये अवार्ड मिलता है। ऐसे बहुत सारे अवार्ड हैं, मैंने सिर्फ 4-5 ही लिखे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक मोटा मोटा हिसाब होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, NGO का क्या रोल है, अवार्ड्स का क्या रोल है, और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं कि भाई हमें इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव और शिकायतें बताएं, और एक एक टॉपिक जो MPPSC के मेंस के सिलेबस में है, एक एक टॉपिक आपको निधि श्री एकेडमी में मिलेगा। इस बात पर आप यकीन रखें। मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।